तो सब लोग अपना दल बनाए। ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। क्या अब आरक्षण यानी रिजर्वेशन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का समय आ गया है? दरअसल नीट पेपर लीक मामले पर जेनजी के आंदोलन की सफलता के बाद अब एक नया आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन। आंदोलन का नाम तो वैसे आरक्षण हटाओ आंदोलन है, लेकिन इस बैनर तले आवाज उठा रहे लोगों की मांग है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। जाति की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण की जानी चाहिए। यह आंदोलन सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रहा है, लेकिन लोग अब सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। पिछले हफ्ते जंतर मंतर तक पहुंच गए थे आंदोलनकारी। जब इस मुद्दे पर हमने कई लोगों से बात की, तो जब समर्थक की बात सुनी तो लगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब विरोधी की बात सुनी तो लगा कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैं खुद असमंजस में पड़ गया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक बहस करा ली जाए। तो आज का आवाज अड्डा इसी पर फोकस होगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज के शो में मैंने जानबूझकर वैसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया है जो इस आंदोलन के साथ या विरोध में सीधे तौर पर जुड़े हैं, ताकि एक निष्पक्ष चर्चा हो सके। साथ ही चूंकि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला राजनीतिक नेतृत्व को लेना है, इसलिए हमने वैसे पैनलिस्ट को आमंत्रित किया है जो इसकी व्यवहारिक सीमाओं को या फिर कहें सत्ता की मजबूरियों को भी बखूबी समझते हैं। तो उनसे आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन मिलिंद कांबले साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष सर, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा मिलिंद कांबले साहब से। मिलिंद कांबले साहब, सबसे पहले आपके पास आने का मकसद ये है कि आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के पक्ष में, आरक्षण के विरोध में जब भी कोई दलील दी जाती है तो एक बड़ा पैमाना होता है आर्थिक का। तो आप चूंकि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, आपके हिसाब से आर्थिक पैमाना कितना व्यवहारिक है और पिछले आज़ादी के बाद से इस पैमाने में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज जो चर्चा चल रही है कि आरक्षण के बारे में, ये तो लगातार हमारे देश में चलती आ रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रिजर्वेशन का प्रावधान जो रखा गया, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अच्छा, ये अफर्मेटिव एक्शन क्यों लाई गई? क्या यह रिजर्वेशन जो है वह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है क्या? तो नहीं है। यह प्रावधान इसलिए लाया गया है कि हमारे देश में जो है वह रिप्रेजेंटेशन सबको मिलना चाहिए। देखिए, जैसे शिक्षा में हो, नौकरी में हो या राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? दोज आर अंडर रिप्रेजेंटेड। जो लोग अंडर रिप्रेजेंटेड है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे हमारा भी संसद है जिसमें 445 के अराउंड जो सीट्स है, उसमें लोक संख्या जो है उसके अनुपात में 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रखा गया। ये तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और फिर बाकी जो शिक्षा में है वो बाकी अलग है। तो यह जो रिजर्वेशन रखा गया वो इसलिए कि इस तबके के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए या लोकल बॉडीज में होना चाहिए। यह एक बेसिक यानी कि रिजर्वेशन की जो व्याख्या है वह यह है कि रिप्रेजेंटेशन टू हुम दोज आर अंडर रिप्रेजेंटेड। तो उस इसमें अगर हम देखेंगे तो यह कहना थोड़ा उचित नहीं रहेगा कि इनको तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अब कितने साल इनको आरक्षण लेना चाहिए या वगैरह वगैरह जो भी डिबेट डिस्कशन हो रहा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको अपना विचार रखने का अधिकार दिया हुआ है, वो बात नहीं है। मगर रिजर्वेशन की जो मूल भावना है
वह मूल भावना ये है रिप्रेजेंटेशन। उसकी भावना ये नहीं है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम। यह बात को सबसे पहले हमको इसको समझना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि गरीबी हटाओ वाला नहीं, रिजर्वेशन के जो संविधान की मूल भावना है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हर्षवर्धन जी। देखिए, बड़ा अच्छा हुआ मिलिंद जी ने बताया कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है और आमतौर पर आरक्षण अनादिकाल तक चलाने के समर्थन में एक ये तर्क खोजा गया है और बड़ा हंसते हुए कहते हैं इसे बहुत बड़ी बात कह दी। ये सच है कि समाज को जो लोग छूट गए जिनका हाथ, उनको मुख्य धारा में लाने का है। पहली बात तो मैं कह दूं कि देखिए, मिलिंद कांबले जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। ये उन लोगों में से हैं जो भले ही कुछ भी जो इनके विचार और भी आगे आएंगे, लेकिन इन्होंने खुद को स्वयं को साबित किया है। ये बाकायदा एक ऐसा इंडस्ट्री चैम्बर चलाते हैं जो कम लोग जानते हैं इनके बारे में। ये दलित उद्यमियों का संगठन चलाते हैं, तो एक तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए इनको बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन एक बात थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आई कि जब मिलिंद जी कहते हैं कि भाई ये तो मुख्य धारा में लाने का है, तो किसे मुख्य धारा में लाने का है? वो समाज जो पीछे छूट गया ना। जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो क्या भारत में जैसे हम कहते थे कि भाई एक वर्ग है, वैसे तो मैं ये सवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा, इन नामों पर भी अब मैं ऐतराज जताता हूं। हम स्वतंत्र भारत के 75-80 साल हो गए, हमें अब इन नामों को बंद करना चाहिए। जब संविधान में वी द पीपुल ऑफ इंडिया है तो उसमें पीपुल ऑफ इंडिया के तौर पर देखना चाहिए। जहां तक रही बात कि जाति के आधार पर, जाति है, जाति तो सब मानते हैं, तो अगर जाति के आधार पर कुछ गड़बड़ है तो उसको संविधान और कानून के दायरे में अगर कोई गलत करेगा तो उसका सीधे सीधे उसका जिसको कहते हैं ना टूल है उसको ठीक करने। अब मूल बात, और मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के हवाले से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि राजभर जी भी तो पिछड़े समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं। आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण की बात की थी, आरक्षण दिया था कि जो पिछड़ा है, जो वंचित है, पिछड़ा मतलब ये ओबीसी वाला पिछड़ा ही नहीं, पिछड़ा वाला जो किसी भी संदर्भ में पीछे छूट गया है उसको लाना है। अब आप डीएम बन गए, एसपी बन गए, सीएम बन गए, गवर्नर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, फिर भी उनका बच्चा आरक्षण का लाभ ले रहा है। क्या इस तरह से देश के सभी वर्गों को कभी आरक्षण मिल पाएगा? और आरक्षण कई लोग हम डिबेट करते हैं तो कहते हैं कि देखिए इससे जाति तो जा ही नहीं रही। इसका मतलब कि जो समाज में बेहतरी का जरिया था, कुछ लोगों को उसका लाभ निश्चित तौर पर मिला, कुछ वर्ग बाहर भी आए, लेकिन जो होना चाहिए तो 75-80 साल में नहीं हुआ। और अगर इतने लंबे कालखंड में नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा ये अभी का जो आरक्षण देने का तरीका है ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ में फ्लॉ है। उसको ठीक कैसे करेंगे? उसको ठीक करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। उसको ठीक करने के लिए जैसे आप कहते हैं कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, कायस्थ है, तो आज के समय में कौन सी जगह पर यादव है जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? किस समाज में कोई पटेल जाति का है, कुर्मी है, चाहे पटेल गुजरात का हो, चाहे पटेल हमारे उत्तर प्रदेश का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए? क्या जो संपन्न समाज है, जो मजबूत समाज है, वो सिर्फ इसलिए कहेगा कि राजनीतिक वजहों से उसको सेंट्रल या स्टेट की लिस्ट में ओबीसी में डाल दिया गया? या ये खतरनाक नहीं है? और अगर इस राजनीति का जो लोग समर्थन कर रहे हैं तो वो सचमुच देश का भला करना चाह रहे हैं, संविधान सभा की जो मूल भावना थी उसके साथ खड़े, या वो एक स्तरहीन राजनीति को लगातार बढ़ावा देना चाहते हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, वर्गीकरण करिए। एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिला उनको दूसरे लोगों को शामिल कीजिए। अगर आपको लगता है 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी आप समय तय कर लीजिए कि उसमें भी कोई गड़बड़ तो उसको भी सुधारिए, लेकिन ये वाली व्यवस्था ठीक नहीं। आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। हर्षवर्धन जी, एक सवाल और आपसे पूछूं फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा कि आप करें कि एक बार जिनको आरक्षण मिल गया उनको मत दीजिए। एक बार आरक्षण मिल गया तो आरक्षण का मकसद पूरा हो गया, क्या ये मान लिया जाए कि एक बार आरक्षण मिल गया तो वो फिर समाज के दबे कुचले वर्ग नहीं है, समाज का शोषित वर्ग नहीं है, मान लेना चाहिए? क्यों? 75-80 वर्षों से आरक्षण चल रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि देश में एक बड़ी सीट, और उसमें जो आदिवासी समाज है उनको छोड़ दीजिए तो SC/SC की सीट कहें, तो जो भी आरक्षण का एक दायरा है उससे निकल कर लोग आ रहे हैं। लेकिन उस सांसद के बेटे को भी आरक्षण मिले
ये कैसे हो सकता है और क्यों होना चाहिए? फिर जब आप उस कहेंगे कि सांसद अच्छा के ये बेटे को भी, हाँ, उस सांसद के बेटे को भी आरक्षण मिले, उस आईएएस के बेटे को भी आरक्षण मिले, क्योंकि वो सिर्फ जाति से आते हैं, ये कैसे हो सकता है? आशुतोष जी, एक, हाँ सॉरी, गड़बड़ क्या होगी? एक लाइन और बोल देता हूं जिससे समझ में और आ जाए हाँ। संदर्भ। जब वो आईएएस का बेटा हो गया तो वो तो किसी भी, अच्छा नहीं बताइए, कोई भी एक आईएएस होगा, डीएम हो गया, वो जिले के रहने वाले कौन सी जात के लोगों के ऊपर नहीं है, जरा बताइए। और उसका जो बेटा होगा वो अपने ही समाज के या जो उसी कैटेगरी में आने वाले दूसरे समाज के लोग हैं, उनके बच्चों का हक नहीं मारेगा। ये मूल सवाल, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। डरते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है कि जात का जहर होगा तो राजनीति चलेगी, इसलिए हो रहा है। आशुतोष जी, देखिए, पहली बात तो हमें अपने समाज की सच्चाइयों से पहले रूबरू होना पड़ेगा। समाज की सच्चाई क्या है? हजारों साल से क्या दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है? उनको बराबरी का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है? क्या उनको इंसान से बदतर माना गया या नहीं माना गया है? ये जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया तो अब आप उसको आरक्षण मत दीजिए। जिस समाज में आज भी एसपी, डीएम बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, और कौन देखते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चलिए, मेरी बात को ना ही मान लीजिए तो कम से कम आप मोहन भागवत जी की बात को मान लीजिए, जिन्होंने कहा 2000 साल तक इनको इंसान से कमतर माना गया, अब अगले 200 साल तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो एक बात तो यह समझना चाहिए कि दरअसल आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। और अगर कोई आदमी अमीर हो जाता है, दलित तबके का या ओबीसी तबके का, या बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको सोशल डिग्निटी दी जा रही है। आज भी इस देश के अंदर अगर कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, अगर वो घोड़े पे चढ़ जाता है तो उसकी पिटाई होती है, वो मूंछ रख लेता है तो उसकी पिटाई होती है। अगर किसी उच्च जात की लड़की अगर किसी दलित लड़के से अगर प्यार कर लेती है तो जिंदा जला दिया जाता है, अपनी बेटी को भी जला देते हैं और उसको भी मारपीट कर देते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। दिक्कत क्या है कि समाज का जो प्रभुत्व वर्ग है वो इस पर पश्चाताप करने के लिए एक क्षण के लिए भी तैयार नहीं है कि उसने अतीत में इन लोगों के साथ अत्याचार किया है, उनकी कमर में झाड़ू बांधी है, गले में लोटा लटकाया है ताकि उसके थूक जो है जमीन पर न गिरे, जो पिछड़े जो प्रभुत्व जाति के लोग आ रहे हैं उनको अपवित्र ना हो। जिस समाज के अंदर यह स्थिति है उससे निपटने के लिए इस आरक्षण को किया गया है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। सबसे पहले इस तबके को माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं आज आपको कुछ डेटा दे देना चाहता हूं, सिर्फ छोड़ दीजिए कितना बायस है इस सिस्टम के अंदर, कितना बायस है इस सिस्टम के अंदर। ऑल इंडिया, और ये आरटीआई से निकले हुए डेटा, मेरा डेटा नहीं, जो यूजीसी ने दिया है, जो ओबीसी तबके के लिए सैंक्शन पोस्ट 313 है। आपको मालूम है कितनी पोस्ट भरी गई है? सिर्फ 9। एसोसिएट प्रोफेसर की सैंक्शन पोस्ट 697 है, सिर्फ 38 भरी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें थोड़ा बहुत सेम्बलेंस बराबरी का दिखाई पड़ता है, और उसमें भी करीब 600 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और क्या होता है, जब दलित तबके का, पिछड़े तबके का, ट्राइबल तबके का बच्चा जब जाता है, पोस्ट निकलती है तो लिख दिया जाता है FNS, फाउंड नॉट सुटेबल। और यह बात उत्तर प्रदेश के अंदर खुद अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिया था, जिसकी हामी भरी थी केशव प्रसाद मौर्य ने भी। तो जो लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो एक बार जिसको IAS बन गए उनके बच्चों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, जो MP MLA बने उनके बच्चों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, जिस दिन आप उनको अपने बराबर का दर्जा देंगे, जिस दिन आप सामाजिक स्तर पर उनको अपने बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार होंगे, उस दिन ये सवाल पूछना चाहिए कि हमको आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए। जब तक आप अपनी मानसिकता को उस लेवल पर इवॉल्व नहीं करते हैं, जब तक आप उसको सामाजिक दर्जा, सामाजिक सम्मान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक आरक्षण चलना चाहिए और डंके की चोट पर चलना चाहिए। हर्षवर्धन जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सज्जन जी के पास जाऊंगा।
लक्ष्मण जी, इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। ये जो झाड़ू लोटा, किस कालखंड में देखा था आशुतोष जी? ऐसा झूठ फैलाते हुए टीवी पर लगातार ये झूठ बोला जाता है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जिसको वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर कुछ एक्सेप्शंस को जनरलाइज कर दिया और ये शर्मनाक तरीके से ये नैरेटिव बनाया जाता है। बराबर समझने का कौन सा दायरा होगा, कौन सा तरीका होगा, कौन सा टूल होगा, कौन सा पैमाना होगा, कैसे माना जाएगा कि बराबर हो या नहीं? और अखिलेश यादव, मैं तो उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि या तो आप पहले डिफरेंशिएशन करना सीख लीजिए कि आप एससी एसटी के में भी वही बात कहेंगे और ओबीसी जो नया क्लास क्रिएट कर दिया गया उसमें भी वही बात कहेंगे, और आप फिर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव ये अपने, इनके सामने कोई ब्राह्मण इनको उस दृष्टि से देख लेता है। इनकी पार्टी में जो ब्राह्मण है जरा उनका हाल देख लीजिए, वो कैसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मायावती के सामने सतीश मिश्रा बड़ा उदाहरण है। और आज की राजनीति में जहां पर जो है मजबूत, उसकी स्थिति क्या मजबूत नहीं है? और जिस तरह की बात की जाती, तमिलनाडु में बाकायदा एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण राजनीति चली। उस राजनीति पर चर्चा करते हो तो क्या करना चाहिए? वहां पूरी तरह से ब्राह्मणों को अब आरक्षण देना चाहिए जब तक स्टालिन का परिवार, विजय का परिवार और दूसरे परिवार ना हट जाए। कैसी एकदम ही मतलब बेतुकी, बेसिर पैर की बातें लगातार होती हैं इस पे। देश के कितने हिस्सों में जहां पर, जिसको हम सवर्ण कहते हैं, जनरल कास्ट कहते हैं, मैं तो बार बार इस नामकरण के भी विरुद्ध हूं। मैं कहता हूं कि सबको एक बराबर आप मानिए, लेकिन ना, तब तो इनको टिप्पणी करनी है जातीय आधार पर, तब कोई ऐसी घृणित टिप्पणी खोज कर करनी जिससे दूसरा कोई द्वेलित हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कानून के दायरे में कोई जातीय आधार पर कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये कहें कि ना, हम तो ये कहेंगे कि ये एक ऐसे पंडोरा बॉक्स खुला रहे, उसमें भी कुछ वर्ग लाभ लेता रहे, उसमें भी एक नया एलिट पैदा हो जाए, आरक्षण पाने वालों का भी एक, और वो सारा नैरेटिव तय है। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी, सीधा सा मुद्दा जो है जिस पर मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो मूल बहस का, मतभेद का मुद्दा ये बन रहा है कि जब अगर किसी के साथ शोषण होता है, सामाजिक रूप से भेदभाव होता है, तो इसके लिए कानून है उसको रोकने के लिए, और दूसरा कि आखिर कब तक आरक्षण दे करके और क्या पैमाना होगा कि माना जाए ठीक है जी अब आप बराबर हो गए। लक्ष्मण जी, आरक्षण से कैसे, क्योंकि आशुतोष जी करेंगे अभी तक किसी को कोई सम्मान दे नहीं रहा है, तो आरक्षण से कैसे सम्मान मिलेगा, इसका जवाब आज तक किसी डिबेट में कोई नहीं दे पाया। नहीं, देखिए आशुतोष जी, इसका जवाब तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में दे दिया था, एनाइलेशन ऑफ कास्ट में। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हिंदू समाज की, ये संस्थागत दिक्कत है, जिसने तय कर दिया कि समाज का एक तबका तो है उसके लिए वो सर्वोच्च है, बाकी के तबके नीचे हैं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट सिस्टम, जब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू समाज के अंदर उनको न्याय नहीं मिल सकता। ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है कि एक आदमी के साथ प्रॉब्लम होगा तो कानून व्यवस्था की वजह से ठीक हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं और अपने परिवारों के अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूं। समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी दलितों पिछड़ों को अपने बराबर नहीं मानता, उनको हेय दृष्टि से देखता है। ये सच्चाई है जिसको इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर होगा। और इसीलिए दलित और पिछड़े आज भी अपने असर्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वीडियो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के खाली आप कंटेंट को अगर आप सुन लेंगे तो आपको शर्म आएगी कि आज भी दलितों के नेताओं के प्रति किस तरीके से उनकी मां बहनों के किस तरीके की बातें की जाती हैं। यह हमारी जातिगत समस्या है, जाति आधारित समस्या है। ये जातिगत समस्या है, जाति आधारित समस्या है। इस पे सर आगे मैं आऊंगा। हर्षवर्धन जी आपके पास भी आता हूं, जरा मैं जोड़ लूं सज्जन जी को। एक लाइन जरूरी जी जी नेता के लिए कह रहे हैं, उस नेता ने इतने गंदे गंदे और भद्दे भद्दे हमारे आदित, उस पर आशुतोष जी की एक टिप्पणी मैंने नहीं देखी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब करके ही जातियों की लड़ाई कराने की कोशिश होती है। एक दूसरे की, अगर किसी की भी मां बहन पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब कोई न कोई देगा। किसी भी गाली, किसी भी अभद्रता का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन राह चलते कोई भी खड़ा होकर कह देगा किसी मां बहन के बारे में और ऐसे कहेंगे, उसके बाद उसके बचाव में लोग आ जाएंगे। ये कैसे होगा? और अगर आशुतोष जी के परिवार में ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए जाति के आधार पर गलत बर्ताव रखते हैं तो आशुतोष जी उनको सुधारिए। कानून के दायरे में ये ठीक नहीं है। आपके परिवार में ऐसा लोग गलत कर रहे हैं।
देखिए आशुतोष जी के पास ये एक मिनट चूंकि मेरे सवाल का जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि समाज का, और हम सारे लोग उच्च जाति के लोग हैं, हम उस पीड़ा को कभी महसूस ही नहीं कर सकते जिस पीड़ा से समाज का दलित पिछड़ा गुजरता है, जिसके गले में लोटा बांधा गया है, जिसको स्तन टैक्स देना पड़ा है। अगर आप पेरियार को पढ़ लीजिए, एक मिनट हर्ष जी, मैंने आपको बीच में हर्ष जी मैंने आपको बीच में नहीं टोका, हमने बीच में आपको नहीं टोका। बाबा साहब अंबेडकर को महात का आंदोलन 1927 में करना पड़ा था, कालाराम टेम्पल का आंदोलन करना पड़ा था, पेरियार को 1925 में वाइकोम आंदोलन करना पड़ा था। उस सड़क पर जाने की इजाजत नहीं थी दलितों पिछड़ों को, जो सड़क मंदिर की तरफ जाती थी। जब ये और आज भी उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। हम इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने अपने समाज के 70% लोगों को अपने बराबर नहीं माना, उनको हेय माना। जिस दिन इस सच्चाई को जो आपने जिस दिन उस पीड़ा को महसूस कर लेंगे, उस दिन हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगा आगे चलकर। मिलिंद कांबले साहब, आपका भी रिएक्शन लूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि जो पीड़ा किसी ने महसूस किया वही इस बात को समझ सकता है। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, सज्जन कुमार सिंह साहब, जो वैसे तो राजनीतिक मामलों पर इनसे हम लोग चर्चा करते रहे, लेकिन ये इस पूरे मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे पर काफ़ी गहराई से उन्होंने रिसर्च किया है और अच्छा खासा इनका रिसर्च भी है। सज्जन कुमार सिंह साहब, दो पक्ष आपके सामने निकलकर सामने आ गए। एक पक्ष हर्षवर्धन जी का, दूसरा पक्ष आशुतोष जी का, और जो व्यवहारिक मुद्दा था वो आपने कांबले साहब ने भी रखा है यहाँ पे। आप इस पूरे मुद्दे पर आप किधर हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो समीक्षा की बात है, वो अभी एक राजनीतिक माहौल है, कुछ एक जगह से डिमांड आ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो इसका अलग अलग संदर्भ है। एक जो समीक्षा की बात चल रही है वो कैटेगरी के अंदर में है, जहां पे रेफरेंस जो है इंटरनल टू द कैटेगरी है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा में वाल्मीकि बनाम जाटव समाज के बीच में जो हुआ, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि वो दलित समाज के अंदर में समीक्षा की बात कर रही है, जिसको हम कहते हैं कि वो सब कैटेगराइजेशन का डिबेट है, और उसमें दलित समाज की अलग अलग जो जातियां हैं वो अपने तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। तो एक समीक्षा ये है कि आप इसको सब कैटेगराइज कीजिए, और वो एक संदर्भ है। तो समीक्षा की जो डिमांड है वो पहले से चली आ रही है। हरियाणा में सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया है। दूसरी बात आप देखिए कि पिछड़ों के बीच में भी जो है, और ये जो मैंने कहा कि दलितों के बीच में, कांबले सर महाराष्ट्र से हैं, ये भली भांति परिचित है कि वहां पे जो महार समाज, जो नवबौद्ध कहते हैं, उनके साथ जो वहां पे मातंग और जो चंबार समाज के लोग हैं, वो भी इस बात को उठाते रहे हैं कि दलित समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके अंदर में सब कैटेगराइजेशन हो, चूंकि उनके बीच में ये भावना है, और वो डेटा के साथ भी कहते हैं कि इसमें जो लाभ है वो उनको कम मिल रहा है, कुछ एक खास जातियों को मिल रहा है। तो सब कैटेगराइजेशन की पहली तो जो डिमांड है वो इंटरनल टू द कैटेगरी है, वही ओबीसी में भी है। अब देखिए, रोहिणी कमीशन का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन हर कोई जानता है कि ओबीसी, जिसे आप पिछड़ा कहते हैं, ये टर्म तो सरकारी दस्तावेज में आया है मंडल कमीशन के बाद, लेकिन अलग अलग राज्यों में जब स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने लाया, मैं बिहार से हूं, बिहार में था, कर्पूरी ठाकुर जब मुंगेरी लाल कमीशन लाए तो उन्होंने बैकवर्ड कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन 1978 में लागू किया मुंगेरी लाल कमीशन के बेसिस पे, उसको BC1 BC2 में रखा, और ज्यादा 60% जो पिछड़ों का आरक्षण था वो BC2, जिनको आप अति पिछड़ा कहते हैं, उनके लिए रखा। और उसके लिए उन्हें जो BC1 में जो बेटर ऑफ पिछड़े थे उनका विरोध भी झेलना पड़ा। लोग कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी उस समय पहली बार के विधायक थे, पीपी मंडल उसके सबसे बड़े विरोधी थे, और जब मंडल कमीशन आता है तो वो इंटरनल कैटेगराइजेशन हटा दिया जाता है। तो एक समीक्षा की बात इंटरनल टू द कैटेगरी। अब दूसरी बात देखिए कि जो हमारा ये संदर्भ है उसमें अभी कैटेगरी की क्राइसिस चल रही है। अब पोलेमिक्स में आप कहें दलित पिछड़े, सवाल ये नहीं है, पिछड़ों के अंदर जो अंतर विरोध है अब उसकी भी बात हो रही है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाऊ समाज, जो बार्बर हजाम समाज के लोग हैं, सब पिछड़े हैं। सामाजिक स्थिति किसकी कैसी है हर किसी को पता है। तो ये पोलेमिकल डिबेट नहीं होना चाहिए कि दलित पिछड़े, ये सब बातें 70-80 के दशक तक थी, लेकिन धीरे धीरे वो अंतर विरोध, मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड का बात, इसमें आशुतोष सर है, हर्षवर्धन जी हैं, सब लोग जानते हैं, वो हुआ, वो बहुजन का वो अंतर विरोध ही था। किन लोगों के ऊपर
आरोप लगा वो सब थे, किस जाति से आते थे, पहली बात तो यह। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात की जब हम बात करते हैं कि एट्रोसिटी और जो सामाजिक सच्चाई है जिसका आशुतोष सर हवाला दे रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कौन लोग हैं? एम्पेरिकल डेटा है, एफआईआर में जाति की पहचान है, शिनाख्त है। मुझे हरियाणा का पता है, राजस्थान का पता है, डेटा है कि 70 से 80% जाति वो है जो पिछड़ों में आते हैं। वैसी स्थिति में महाराष्ट्र में आप देखिए, खैरलांजी का इंसिडेंट है, उसके पहले रामदास अठावले जैसे लोग जब उभरे थे, वो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का मूवमेंट था, उसमें किस समाज के लोग थे जो खुद को शूद्र कहते हैं? दलित बनाम जो संघर्ष था, जमीनी सच्चाई किसके बीच में आ रही है? आप उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, किसी भी, और रामदास अनुभवी जो थे पीएमके के तमिलनाडु से, जब वो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय एक आरक्षण जब मंडल 2 का आया, जब शिक्षा में भी आया, तो उसमें कुछ छात्रों ने एम्स, जेएनयू, आईआईटी वगैरह में विरोध किया। उस समय में उन्होंने एम्स के डायरेक्टर को हटा दिया, लेकिन उन्हीं के पिता वानियार संगम चलाते हैं। एक वानियार लड़की दलित लड़के से शादी करती है, उसकी पंचायत में ये फैसला होता है और उसके बाद दलित बस्तियों पे अटैक होता है, आग लगा दी जाती। तो हमें यह भी देखना होगा, जब हम पोलेमिकली जब बात करते हैं कि दलित पिछड़े, तो दलितों के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, समाज की सच्चाई आज की यह है कि वो कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट किस समाज के प्रति लग रहा है? किस कैटेगरी की जातियों के प्रति लग रहा है? उसमें कोई चर्चा ही नहीं है। तो चर्चा का संदर्भ भी बदलना चाहिए। अब रही बात यहां पे, देखिए, मूल मुद्दा यह है कि जो दलित समाज को आरक्षण मिलता है, उसका एक सोसाइटल बेसिस है कि जिन समाज को अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा, उनके लिए क्राइटेरिया है, वो स्टेट ने नहीं तय किया है, वो समाज में पहले से था। आदिवासी समाज का पिछड़ापन किस आधार पे है? कि वो मुख्य धारा से अलग रहते थे, तो स्पेशल बैकवर्डनेस है। ओबीसी की बात में यहां पे घालमेल आती है। अब ममता बनर्जी 77 जातियों को, 79 जातियों को वो 2012 में पिछड़ा बना देती हैं, उसमें 77 मुस्लिम होते हैं। शुभेंदु अधिकारी आते हैं और हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद वो 79 के 79 जातियों को क्या करते हैं? सामान्य बना देते हैं। तो एक झटके में सारी की सारी मुस्लिम जाति ओबीसी बन जाती है और एक झटके में वो सामान्य में आ जाती है। तो यहां पे मूल समस्या जो है ये ओबीसी की कैटेगरी से है, क्योंकि यहां पे स्टेट मापदंड तय करता है। स्टेट किस आधार पे करता है? सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब सवाल ये उठता है कि आप जब सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे आप करते हैं, तो क्या कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिना आर्थिक रूप से पिछड़ा हुए हो सकता है? ये डेलिबरेटली आप क्या कर रहे हैं कि ओबीसी में इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसकी मनाही कहीं नहीं। आपको अगर शैक्षणिक एंड और सामाजिक पिछड़ा तय करना है तो आप उसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी रखें। लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों नहीं रखा जा रहा है कि कहीं सामान्य वर्ग में जो लोग हैं उसको भी ओबीसी की कैटेगरी में लाभ न मिल जाए? तो एक डेलिबरेट एक्सक्लूजन है। और उसके लिए दूसरी विसंगति आपने क्या की? ईडब्ल्यूएस बना दिया। ईडब्ल्यूएस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप सामाजिक और शैक्षणिक को आर्थिक पिछड़ेपन से जोड़ दिए होते। तो फिर क्या होता? जो आज के समय में सामान्य और पिछड़े हैं, उसमें से बहुत सारी जातियां जो मनुस्मृति या शास्त्रों के आधार पर शूद्र है, लेकिन सामाजिक तौर पे वो दबंग जाति में गिने जाते हैं। तो सारा का सारा घालमेल यहां पे आता है कि जातियां जो हैं खुद को व्यक्तिगत तौर पे देखिए तो वो खुद को क्षत्रिय मानती हैं। तीन बातें सामाजिक मंच पे, तीन बातें जी, सामाजिक मंच पे लक्ष्मण, सामाजिक मंच पे वो पिछड़े बन जाते हैं। और फिर यहाँ पे विसंगति ये होती है कि जानबूझ के ओबीसी में आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं जोड़ना चाहते हैं। SC/ST एक्ट में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी उन दबंग जातियों को लगता है जो खुद को शूद्र में गिनते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखें, लैंडेड जेंट्री देखें, नंबर्स देखें, उन जातियों को ओबीसी से निकाल के आपको सामान्य में करना चाहिए ताकि इसका लाभ सही में जिन जातियों को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। ठीक है, आप सज्जन जी, आपने मैं आता हूं, मैं दोबारा आता हूं। आपने 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट उठाए हैं। अब बाकी के जो 3 मेहमान, उन तीनों पॉइंट पे मैं चाहूंगा कि उनसे प्रतिक्रिया लूं। पहला कि इंटरनल सब कैटेगराइजेशन क्यों नहीं करनी चाहिए। दूसरा, दलितों के खिलाफ अत्याचार की बात उठती है, लेकिन अत्याचार कर कौन रहा है? वही दबंग कर रहे हैं जो पिछड़ी जाति में माने जाते हैं। और तीसरा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को क्यों नहीं आधार बनाया जाता है। मिलिंद कांबे साहब, शुरुआत आपसे। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा
कि देखिए हमारे देश में जो आरक्षण लागू हुआ जिसको 75 इयर्स हो गए, फिर उसके बाद में अभी 1 अगस्त 2024 को 7 जजेस बेंच जो था, माननीय भूषण गवई जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनके नेतृत्व में वो जो कमीशन बना था, 7 जजेस बेंच का बेंच बना था, उन्होंने बस यही पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया या महाराष्ट्र में ये जो अनुसूचित जातियां हैं, उस अनुसूचित जातियों में कुछ ही जातियों को लाभ मिला, बाकी पिछड़े रह गए। इसके ऊपर तो बहुत सालों से केसेस चली हुई। पंजाब में सबसे पहले हो गया, तमिलनाडु और कुछ राज्यों ने इसको लागू भी कर दिया था, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। तो अभी 2024 से इसी को ध्यान में रख के जो सब कैटेगराइजेशन है, वो सब कैटेगराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है। उन्होंने तो बहुत सारे निर्देश उसमें दे दिए हैं, उसमें क्रीमी लेयर से लेके सब कुछ, मगर भारत सरकार ने उसको क्रीमी लेयर को हटा दिया है। और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनमें पिछड़ापन अभी भी है, जिनको लाभ नहीं मिला है, तो उसका सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। वो किसके आधार पर करना चाहिए? जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो भी इंपेरिकल डेटा जिसको हम बोलते हैं, उस स्टेट का, उसके आधार पर एक कमीशन बनाना है प्रॉपर, और उसके अंदर दायरे में करना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट ने इसको सब कैटेगराइजेशन किया है। तो यह एक बात हो गई, जो जिससे क्या है, जो लाभ है वो लाभ जो वंचित है, उस वंचित को लाभ मिलना चाहिए। ऐसे अभी सब दूसरा मुद्दा, सब कैटेगराइजेशन वाले पे मैं आता हूँ, दूसरे मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन आशुतोष सर और हर्षवर्धन जी, ये सब कैटेगराइजेशन वाले मामले पर आशुतोष सर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो सब कैटेगराइजेशन को साफ तौर पर मानता हूं, डिवाइड एंड रूल। सीधी तौर पर पिछड़ों और दलितों के बीच में आप विभाजन पैदा करें, जाति के आधार पर उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करें और उनको समझाने की कोशिश करें कि देखिए आपका हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। और ये कौन लोग कर रहे हैं? वो जो 2000 साल से या 3000 साल से लगातार सत्ता के सारे शीर्ष पर जो कब्जा किया था, तब कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा था। आप उत्तर प्रदेश के अंदर खाली भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज में परसेंटेज देख लीजिए कि आज भी वहां पे जो जाति को सबसे ज्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेटली। आप ब्यूरोक्रेसी को उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाए। वहां पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता। डिबेट ये करना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव को कैसे मिल गया, कुर्मी को कैसे मिल गया, जाटों को कैसे मिल गया। ये जो डिबेट चलाई जा रही है, इसमें ये डिबेट नहीं होती कि भाई जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको कैसे ज्यादा मिल गया, जबकि उनकी संख्या 4% है, 3% है, 2% है। ब्यूरोक्रेसी में आप देख लीजिए पूरा कब्जा है उनका सब जगह पे कब्जा है। यूनिवर्सिटीज में उनका पूरी तरीके से कब्जा है सब जगह। और न केवल कब्जा है बल्कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे। मैंने आपको डेटा उठा के बता दिया कि प्रोफेसर्स में ओबीसी की हालत, सैंक्शन पोस्ट क्या है। अब 313, ये 2020 का डेटा है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आरटीआई के आधार पर दिया, वो संख्या बढ़ी है। 313 में सिर्फ 9 प्रोफेसर, सिर्फ 9। मतलब आप 313 में सिर्फ 9 को ही काबिल मान रहे हैं कि जो प्रोफेसर होने के लायक है। और जो हिंदुस्तान के अंदर इतना भयानक भ्रष्टाचार है, भयानक इनकॉम्पिटेंस है, वो किनकी वजह से है? सत्ता पे किसका कब्जा था? ब्यूरोक्रेसी में किसका कब्जा था? इंस्टीट्यूशन में किसका कब्जा था? वाइस चांसलर कौन बने हुए थे? प्रोफेसर कौन थे? आशुतोष सर, एक मिनट। जो आपने जो कहा कि सब कैटेगराइजेशन का मतलब आपके हिसाब से डिवाइड एंड रूल है। सज्जन जी, आपने इसकी बड़ी वकालत की थी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो आशुतोष जी बता रहे हैं। नहीं, देखिए, हम आशुतोष जी या हर्षवर्धन जी तय नहीं करेंगे। जब डिमांड इंटरनल है, वाल्मीकि समाज मांग रहा है, तो आशुतोष जी हम कैसे तय करेंगे डिवाइड एंड रूल है? जब खटिक समाज मांग रहा है, हम कैसे डिवाइड करेंगे डिवाइड एंड रूल है? जब महाराष्ट्र में मातंग समाज, चंबार समाज का डिमांड है, तो हम कौन होते हैं तय करने वाले? मालाज और माडिगास का ये चीज है, तो कामले सर इसको बेहतर बताएंगे। इंटरनल डिमांड है, आप कौन होते हैं इसको कहने वाले कि डिवाइड है या रूल है? ये तो वही बात हो गई कि आपके पास डेटा है, जॉब्स के डेटा है, सब कुछ है, लेकिन संदर्भ हमेशा ये अपर कास्ट को रखेंगे। और ये इंटरनल डिमांड है, वो तय कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाटव समाज जो कह रहा है वो सत्य है, गैर जाटव समाज जो कह रहा है वो गलत है।
जो माला समाज कर रहा है वो सत्य है, माडी का समाज कर रहा है वो गलत है। यहाँ पे तो हम और आप कोई होते ही नहीं, हमारा कोई वेंटेज पॉइंट ही नहीं है। हमने तो कहा कि सब कैटेगराइजेशन का डिमांड आज से पहले से है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चली है। उस समाज के बाकी जो जातियां हैं जिन्होंने ये माना कि हम वंचित रहे, उन्होंने ये डिमांड किया है। तो डिवाइड एंड रूल आप कहना चाह रहे हैं कि जो दलित समाज में जो पिछड़ा तबका है, जो हाशिए पे जो दलित ज्यादा है, वो मतलब अपनी समाज को वो ब्राह्मणवादी है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ब्राह्मणवादी तरीके से अपनी डिमांड कर रहा है? तो आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी आप भी जवाब दीजिए, बताता हूं आपको। फिर तो देश के विभाजन के लिए मैं जिन्ना को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। फिर तो जो अंग्रेजों पे बार बार कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो हम क्यों अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्यों कहते हैं भाई ये बात? यही तो चालाकी है कि हिंदुस्तान को डिवाइड हो जाए, हिंदुस्तान पे पाकिस्तान बन जाए, इसलिए उन्होंने जिन्ना को खड़ा कर दिया। ठीक है, ये बहुत बहुत चालाकी से किया गया काम है। सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने किया, क्या उसमें ओबीसी तबके की रिप्रेजेंटेशन था? क्या उसमें दलितों का रिप्रेजेंटेशन था? क्या उसमें ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन था? क्या ये उनकी सहमति से किया गया? मैं बार बार जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक हमें अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं जिम्मेदार ठहराना चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो राज करो, यही तो अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है। फिर तो तर्क ही बेकार हो गया। तो ये फिर तो कर्पूरी ठाकुर मैं सज्जन जी, जो प्रशासन चलाते हैं और जो हजारों साल तक जो जिन्होंने अपना वर्चस्व बना के रखा है, आप उनको इतना कमजोर समझते हैं? इतनी आसानी से अपना हिस्सा दे? अरे भाई, जो 4% है, जो 4% हैं, जो 10% हैं, वो अपना प्रशासन में 4% लेके रहे, पार्लियामेंट के अंदर 4% लेके रहे। क्या दिक्कत है उसमें? भाई जितनी आबादी उसी हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और दूसरा, ये मिथ बनाने की कोशिश की गई है कि दरअसल दलितों पिछड़ों पे सबसे ज्यादा अत्याचार तो दबंग जातियों ने किया है। ये एक मिथ है। ये भी मिथ है कि दरअसल जो आरक्षण पाते हैं उनके अंदर मेरिट नहीं होती, ये भी मिथ है। और इस मिथ के आधार पे आरक्षण का विरोध करने की एक पूरी इमारत खड़ी की गई है। देखिए, ये बहुत चालाकी से, बहुत ही नहीं, देखिए नहीं, अब उस आधार से तो क्या कर्पूरी ठाकुर जिन्ना थे, करुणानिधि जिन्ना थे, एमजी रामचंद्रन जिन्ना थे? इन राज्यों में, एक मिनट, इन राज्यों में सब कैटेगराइजेशन 70 के दशक में आ गया है। क्या बात कर रहे हैं? 80 के दशक में आया है, 90 तक जयललिता के टाइम तक चला गया। और दूसरी बात, कोई मिथ नहीं है। एक बार इस पे डेटा चेक कर लीजिए, एफआईआर का डेटा है, ठीक है? और सुखदेव थोराट सर, उनकी आईआईडीएस है, उसने करवाया है स्टडी। हरियाणा सरकार के सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट नहीं लाई गई, क्योंकि अभी बीजेपी भी अपना सामाजिक आधार बढ़ा रही है और कॉशियस है। और ये मैंने घटनाओं का भी जिक्र किया। ऊना में हुआ बीजेपी के समय में, दलित जाति जिसके पास जिग्नेश मेवानी सभा है, किस जाति ने किया था अत्याचार? कोली जाति ने किया था, जो मछुआरी जाति होती है। खैर लांजी हुआ, वोट मांगे कम्युनिटी थे वहां पे, किसने किया? कुणबी जाति ने नहीं किया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सवर्ण नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं कि पिछड़ों में जो दबंग जाति है वो एक सामाजिक सच्चाई है। और यही कारण है कि मायावती जो और काशीराम और मुलायम सिंह जब एक साथ आए, बहुजन डिस्कोर्स को कोलैप्स किया, इस अंतर्विरोध के कारण एक सामाजिक सच्चाई है। बिल्कुल सज्जन जी, ये पोलेमिकल सज्जन जी सिर्फ 10 सेकंड देखिए, आपने कहा 10 सेकंड आपने कहा ना कि दबंग जातियां हैं, तो हजारों साल से सबसे ज्यादा दबंग जातियां कौन थी? इस पे भी चर्चा हो जाए ना। मान लिया, मैं तो मानता हूं पिछड़ी जातियों में दबंग जातियां हैं, मैं मानता हूं दलितों में पिछड़ी जातियां जो दबंग लोग हैं, लेकिन हिंदू समाज में पिछले हजारों साल से कौन दबंग जाति थी? इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? जी ऐसा करता हूं इस आशुतोष जी, बाकी दो मेहमानों को इसमें जोड़ लेता हूं, जो दो बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं, आशुतोष, हर्षवर्धन जी और मिलिंद जी को। मिलिंद जी इशारा कर रहे, कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। मिलिंद जी। नहीं, आशुतोष जी ने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सब कैटेगराइजेशन किया, जिनके नेतृत्व में यह सब कैटेगराइजेशन हुआ, वो महाराष्ट्र से शेड्यूल कास्ट के महार जाति से आते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब लोग उसमें थे। और यह जो अभी एक वक्ता ने कहा कि पंजाब में, सबसे पहले पंजाब और तमिलनाडु में यह सब कैटेगराइजेशन हुआ। चंद्राबाबू नायडू जब थे तब उनके सरकार ने बहुत साल पहले तो आंध्र प्रदेश में ये सब कैटेगराइजेशन किया। तो देखिए, बात सोशल जस्टिस की है, सामाजिक न्याय की है, इन बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट। अभी शेड्यूल्ड कास्ट में 1200 जातियां हैं पूरे देश भर में। अभी उसमें से 400 जातियां जो है जिसको लाभ मिला है, जिनको नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, इसको जीना या इससे जोड़ना
ये ठीक नहीं लगता है, ऐसे मुझे लगता है। हर्षवर्धन जी। देखिए लक्ष्मण जी, मुझे सचमुच बड़ा दुख भी हो रहा है और कष्ट भी हो रहा है कि इतने देर से हजारों साल वाला, और कमाल की बात यह है कि उसका कोई उदाहरण, कोई तथ्य नहीं। राजवंशी समाज जो राजा रहा वो किस जाति से, किस समाज से, आपको नहीं समझ में आता है। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर, मल्हार राव होलकर, ये किस समाज से आते थे, कौन से समाज के थे, वो बता देना चाहिए। बिजली पासी, राजा बिजली पासी, ये किस समाज से, महाराजा सुहेल देव राजभर, ये किस समाज से थे। दरअसल एक बड़ा वर्ग है जो बौद्धिक विलास के नाम पे और जिसकी राजनीतिक आकांक्षा होती है, वो हिंदुओं को इसी तरह से बांटने की कोशिश करेगा, तब उसको बांटना नहीं दिखता। और जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो जिन्ना याद आते हैं। ये डिवाइड एंड रूल नहीं है। अच्छा हुआ मैंने इसीलिए कहा ना कि कांबले जी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में जानता हूं, मिलिंद जी के बारे में, इसलिए मैं जानता हूं वो झूठ नहीं बोलेंगे। एक झूठ उन्होंने तुरंत कर दिया जो अभी करने की कोशिश की जा रही थी, कह रहे वो तो कौन जज थे, कौन समाज के लोग थे। और जो सज्जन जी कह रहे हैं ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। मायावती के साथ जो दुर्व्यवहार कराया वो किसने कराया था? मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ था ना, और किस मानसिकता के तहत हुआ था। और क्या अब कोई वो कहे, भाजपा वाले क्लेम करते हैं बचाने वाले तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, उनके नाम के आगे तो द्विवेदी लगा था। या तो फिर आप वो भी मानिए कि दलित नेता को बचाने के लिए एक ब्राह्मण नेता आया, ये भी मानिए आप। और या तो आप फिर ये लीनिएज पूरी मानिए जो मैं मल्हार राव होलकर से लेकर सुहेल देव राजभर तक की बात कर रहा हूं। और किसी भी, जितने भी भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर आप मौर्य राजवंश को नहीं मानते हैं, जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं उनको मानने को तैयार नहीं, तब आप उसकी बात नहीं करते हैं। आप सम्राट अशोक को दूसरे संदर्भों में मान लेते हैं, लेकिन जैसे 1000 साल वाला फ्रॉड आपको बोलना है तो आप उसको भूल जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश की विडंबना है कि राजनीति ने इस देश के नागरिकों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना ही अपनी राजनीति की, और बेईमानी करते हैं। ये पूरी तरह से बेईमानी। अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों को छोड़ गए, गोरे अंग्रेज चले गए। जो कहा जाता था ना मैकॉले की मेंटेलिटी, वो मेंटेलिटी अभी भी है। और यही असली समस्या। मैं फिर कह रहा हूं, आपको लगता है जिनको लगता है, जिनको आप जनरल कास्ट में मानते हैं, लेकिन या जिनको ओबीसी में किया, उनका भी कोई तो एक सर्वेक्षण, कोई एक श्रेणीबद्ध करना, कोई एक वर्गीकरण वो करेंगे या नहीं करेंगे। और एससी एसटी में भी जिन जातियों को मिले उनको भी आपको करना पड़ेगा। सज्जन जी ने वाल्मीकि से लेकर खटिक से लेकर अलग अलग जातियों से लेकर कहा। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या क्या एक समाज, एक वर्ग कहता था, आप उसको भी छोड़ दीजिए। अगर आप हर वक्त आपको लगता है कि सब सामान्य वर्ग ही करता है, और मैं तो कह रहा हूं कि खत्म कीजिए ना अगला पिछड़ा। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जाति नहीं, संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति जो है, तो आप उसको क्या करते हैं, अनुसूचित, यानी जिसको आपने शेड्यूल कर दिया। आपको लगता है ये पिछड़े, उनको भी आप शेड्यूल में डालिए। लेकिन ये पॉलिटिक्स के लिए पिछड़ा बनाना हमारे देश के नागरिकों को, ये अच्छा नहीं। और मैं मानता हूं यादव समाज भी हमारी तरह अगड़ा है। ऐसे देश के अलग अलग समाज जैसे अगड़े हैं, अगर आप हमको अगड़ा मानते हैं तो आप करें, हम अगड़े हैं। और अगड़े के साथ आप मुझे बता दीजिए किस हिस्से में यादव के साथ, और हम तो कह रहे हैं अगर आप आधार बना रहे हैं तो जरा बताइए। पहले तो आज की तारीख में कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में कोई अस्पृश्य नहीं। अगर कोई होगा तो आशुतोष जी वो जेल जाए, अगर कोई ये करेगा तो जेल जाएगा। लेकिन यादव को कहां कब आपने अस्पृश्य बना दिया? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोग राजनीतिक मंशा से देखने लगे, ये बड़ी विचित्र है। राजनीतिक मंशा से देखा। आशुतोष जी को जोड़ना चाह रहे थे। आशुतोष जी, मैं जो कामले जी को खाली थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर देता हूं। 1 अगस्त 2024 को फैसला आया था। वाईवी चंद्रचूड़ उस चीफ जस्टिस थे, उसमें बीआर गवई थे, मानता हूं मैं, उसमें विक्रमनाथ थे, उसमें बेला त्रिवेदी थी, उसमें पंकज मित्तल थे, उसमें मनोज मिश्रा थे, उसमें सतीश चंद्र शर्मा थे। अब आप इसके आधार पर आप तय कर लीजिए। अगर इसमें 5 ओबीसी तबके के होते और 2 अगर दलित तबके के होते, तब क्या यही फैसला आता? नहीं आता फैसला। तो मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को इतनी आसानी से नहीं ढलकाया जा सकता। मैंने तो पढ़ दिया, नाम पढ़ दिया मैंने आपको, जो 1 अगस्त 2024 मिलिंद जी कुछ बोल रहे थे। आशुतोष जी, वाईवी चंद्रचूड़, विक्रमनाथ,
मैं इसको समझ सकता हूं। ये वाईवी चंद्रचूड़ ही थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें शेड्यूल कास्ट के जो जस्टिस थे भूषण गवई जी जो थे, और भूषण गवई जी ने जो ये जो पूरा जजमेंट आया है उसमें जो जो चीजें लिखी है और जो जो चीजें व्हाई दिस सब कैटेगराइजेशन इज अ नेसेसरी, और उसी को आधार बना के ये सब कैटेगराइजेशन हो गया। ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन है, ये ओबीसी का कोई संबंध इसमें नहीं आता है। शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां हैं जो पीछे रही, जिसके अभी हमने सब नाम गिनाए, अरुंधति यार से लेके मादिगा से लेके मातंग, वाल्मीकि से लेके खटीक से लेके, ये जो सब जातियां हैं वो पीछे रही, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यानी कि सोशल जस्टिस विद इन जस्टिस कास्ट के अंदर होना चाहिए, वह उसका आधार है। इसमें ओबीसी कहीं नहीं आता है। चलिए ऐसा करते हैं, इस चर्चा को हम लोग आगे जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो फिर आप लोगों के पास आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने का समय आ चुका है क्या। ब्रेक पे जाने से पहले सब कैटेगराइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छी बहस चल रही थी, और उस बहस में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपके हिसाब से जो दलीलें दी गई, आशुतोष जी ने भी कहा कि अगर उसमें बहुमत में ज़्यादा होते वो लोग तो शायद ये फैसला ऐसा नहीं आता। आशुतोष जी नाराज होंगे, लेकिन आज दुर्भाग्य से कोई भी एक तथ्य या तर्क आज उनके पूरे उस डिबेट में नहीं रहा। बीआर गवई, जस्टिस बीआर गवई की बात मैं कर रहा हूं, और मैं चूंकि है क्या ना, उससे थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि नहीं तो अनचेक्ड चला जाएगा। तो यही ये चाहते हैं, क्योंकि जैसे 1000 साल वाला एक फ्रॉड कहा जाता है। जस्टिस बीआर गवई ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, ये तो सबको पता है ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि आईएएस के बेटे को और एक गरीब श्रमिक के बेटे की तुलना नहीं हो सकती। आशुतोष जी के मुताबिक जस्टिस बीआर गवई वो डिवाइड एंड रूल कर रहे की जरूरत थी सीजेआई होने के बावजूद, और ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए कहा है। उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने ही सपोर्टेड स्टेट पॉलिसीज सब क्लासिफाइंग SC/ST कोटाज टू इंश्योर रिजर्वेशन बेनिफिट्स रीच द मोस्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इंडिविजुअल्स। बड़ी स्पष्टता के साथ ये बीआर गवई जी को भी समझ में आ गया। अभी आशुतोष जी ने कहा कि ये और किसी को समझ नहीं है, सही बात है, हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आशुतोष गुप्ता जी को समझ में आ रहा है। मतलब ये अच्छा है, खैर इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भाई वो नहीं लिखते हैं लेकिन उनको समझ में आ रहा है। लेकिन कमाल की बात ये कि वाल्मीकि को अपनी बात नहीं समझ में आ रही, खटीक समाज को अपनी बात नहीं समझ, वो भी आशुतोष जी को ही समझ में आ रहा है। सर मतलब सचमुच अब तो क्या ही कहें, अब तो आप मतलब प्रणम में है, इस तर्क के आगे तो धरती पर कुछ बचा नहीं, अब इसमें तो क्या ही कहें। आशुतोष सर काफी मुस्कुरा रहे थे जब बोल रहे थे। अभी हर्षवर्धन जी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई की तरीके से हैं। उन्होंने कहा 1000 साल तक जो झूठ चला, मैं कुछ नहीं कहता हूं, सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की किताब पढ़ लीजिए, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है। इस देश के अंदर दलितों पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार किया, ये एनाइलेशन आपका, जिस व्यक्ति ने 1934 में ये कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्यों कहने की जरूरत पड़ी थी? क्यों पेरियार को वाइकॉम मूवमेंट खड़ा करना पड़ा था? क्यों नारायणा गुरु ने जब अपने घर अपने गांव के अंदर जब शिवलिंग की स्थापना की तो ब्राह्मणों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था, और तब नारायणा गुरु को बाकायदा अपने 36 मंदिर स्थापित करने पड़े थे पिछड़ों दलितों के, और उसको स्कूल से जोड़ा था। क्यों? अगर 1000 साल तक हमारे यहाँ छुआछूत नहीं थी, अगर हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं था, अगर हमारे यहाँ अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं था, भाई कुछ तो हम इतिहास को कम से कम समझने की कोशिश कर। ठीक है, आप भी अपर कास्ट है, मैं भी अपर कास्ट हूं, मैं उस पीड़ा से नहीं गुजरता, मैं जानता हूं, मैं उस पीड़ा से नहीं गुजरा हूं, इसलिए मैं उस पीड़ा को नहीं महसूस कर सकता। लेकिन कम से कम बाबा साहब अंबेडकर की उस किताब को एक एक वर्ड पढ़ लीजिए, उसमें जो जो लिखा हुआ है। मैं यहां बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे आप लोग। क्या कहा उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेके? उस आदमी ने अपनी मृत्यु के कुछ महीनों पहले बाकायदा बुद्धिज्म अपनाया था, हिंदू धर्म छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? कौन सी पीड़ा थी? हम इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते।
और जो ये 7 जजों का जजमेंट है उसमें वाईबी चंद्रचूड़, बेला त्रिवेदी, शर्मा जी, मिश्रा जी, मित्तल, ये कौन लोग हैं भाई? अगर इसी जगह अगर उसमें कुर्मी होते, कुशवाहा होते, यादव होते, क्या तब भी यही फैसला आता? क्या तब भी यही फैसला आता? क्या ऐसा बाबा साहब अंबेडकर जब थे उस वक्त भी दलित समाज के कुछ लोग उनका विरोध करते थे? तो आज क्या गवाई साहब जो हैं हमारे लिए आदर्श हो गए? मेरे लिए तो हमेशा बाबा साहब अंबेडकर आदर्श है, ज्योतिबा फुले आदर्श रहे, पेरियार आदर्श रहे, नारायण गुरु आदर्श रहे हैं और रहेंगे जिंदगी भर। क्योंकि जब वो बड़ौदा के राजा के यहाँ जब डिफेंस सेक्रेटरी बने तो उनका चपरासी उनको चाबी ऊपर से देता ताकि छुआ न जाए। बाबा साहब अंबेडकर को उस शहर के अंदर रहने की जगह नहीं मिली। जब बाहर जाके रहे, लोगों को पता चला, 15 दिन बाद आए, उनका सामान उठा के फेंक दिया। बाबा साहब अंबेडकर रात भर सड़क पर रोते रहे वहां पे। हम इस पीड़ा को नहीं महसूस करते क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं कभी। सज्जन जी, गायकवाड़ देखिए साम्राज्य जाति के आशुतोष जी, अगर आपको जानकारी है तो उत्तर दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के को घर में घुस के उनका सामान बाहर फेंका था? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे फ्रॉड है ये। मैंने आपको डायनेस्टीज के नाम बताए, सम्राट अशोक से लेकर चोला राजवंश से लेकर राजवंशी समाज से लेकर पासी समाज। कहिए बाबा साहब अंबेडकर झूठ बोल रहे थे? कहिए बाबा साहब अंबेडकर गलत कह रहे थे? कहिए बाबा साहब अंबेडकर गलत कर रहे थे? कहिए ना इसको। गायकवाड़ डायनेस्टी कौन से जाति से आती थी बताइए। मैं कह रहा हूं वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सामान फेंका था? वो किस जाति के लोग थे? अरे आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई हर्षवर्धन जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर को बड़ौदा शहर में रहने के लिए जगह नहीं मिली। नाम लिया अभी गायकवाड़ डायनेस्टी का। मैं पूछ रहा हूं के गायकवाड़ कौन थे बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बाबा साहब दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सवाल का जवाब आप दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा करते हैं, आप दोनों लोग सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। आई नीड योर प्रोटेक्शन, आई नीड योर प्रोटेक्शन। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा 2 सवाल ये है कि वो किस जाति के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर चाबी ऊपर से फेंकते थे ताकि छुआ न जाए? वो कौन लोग थे जिनकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को बड़ौदा शहर में रहने का घर नहीं मिला? वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब जब शहर से बाहर गए तो उनके घर में घुस के उनका सामान? मैं ऐसा करता हूं, आशुतोष सर, ऐसा करता हूं, हर्षवर्धन जी कुछ बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी की आवाज चली गई। हर्षवर्धन जी की आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज नहीं, उनकी आवाज बहुत बुलंद है भाई। मैं चुप हो गया हूं। हर्षवर्धन जी आप क्या? हाँ नहीं अब अच्छा ठीक है, आप चुप हो गए तो ठीक है। वैसा करते मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। सज्जन जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। दरअसल मुद्दा आप ही से शुरू हुआ था, सब कैटेगराइजेशन को लेकर बात चले गई सुप्रीम कोर्ट तक, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक बात गई, फिर उनके फैसले पर सवाल आ गया। नहीं देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि पिटिशनर कौन था वो प्रायोरिटी है। ये बात नहीं हो सकती है कि जजेस कौन थे। आप जजमेंट के आउटकम के हिसाब से जजों का सामाजिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। ये एक डेलिबरेटली मिस्चीवियस प्लॉट है, क्योंकि पिटिशनर जो थे वो पंजाब के गैर मजहबी दलित समाज से आते थे, दोआबा रीजन से आते थे। दोआबा रीजन जो रविदसिया, काशीराम जी थे, सप्ते रामदसिया, उस समाज से आते थे। दविंदर सिंह थे। तो सबसे पहले मिलिंद सर ने भी बताया कि आप पिटिशनर गए थे। अब पिटिशनर हो सकता था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आ जाता कि साहब नहीं, दलित समाज यूनिफाइड रहेगा, कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं होता। तो फिर बाकी जो दलित थे, जो पिटिशनर थे, वो कहते थे कि जजमेंट आप देख लीजिए। फिर गवाई सर जो थे, जो चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर आरोप लगते, चूंकि वो खुद महाराष्ट्र में बहुत महार समाज से आते, तो फिर ये उन पर आरोप लगाया जाता कि अरे ये खुद तो बेटर ऑफ दलित कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए इन्होंने सब कैटेगराइज नहीं होने दिया उनको। इस जजमेंट के बाद उनको विरोध भी झेलना पड़ा। जाटव समाज से, जो महार समाज जिन्हें हम कहते हैं, उनसे विरोध झेलना पड़ा। इसमें दरअसल ये जो इतिहास है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सज्जन जी, इस पर हम लोग काफी कुछ डिबेट कर लिए, लेकिन एक दूसरा नहीं लक्ष्मण जी, एक दूसरी बात, बाबा साहब को इंस्ट्रूमेंटली यूज नहीं करना चाहिए आर्गुमेंट में। एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट अपने समय की उन्होंने सच्चाई लिखी, लेकिन आज 70 साल के बाद आज आप किसी भी जाति में जाएं, मैं उदाहरण देता हूं, गिनी माही की पंजाब में पॉप आती है, उसका नाम है चमार पॉप, डेंजर चमार। ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। अब उस कास्ट आइडेंटिटी में आप प्राइड इन्वोक कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जब भीम आर्मी के लिए 2016 में सबसे पहले प्रमुखता में आए, सहारनपुर राइट के बाद,
तो जिस गांव में उन्होंने बोर्ड लगाया था उसमें था वेलकम टू द लैंड ऑफ विलेज ऑफ ग्रेट चमार। आप दिल्ली से राजस्थान हरियाणा किसी तरफ चले जाएं तो रोयल जाटव और तमाम दलित जातियां हैं। तो आज के समय में एक सज्जन जी, समय कम हो रहा, आपने एक अलग मुद्दा उठा दिया, ये भी एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया। आशुतोष जी कुछ बोलना? हाँ आशुतोष जी 10 सेकंड, ठीक है। हाँ आशुतोष जी 10 सेकंड, शो का समय खत्म हो चुका है। हाँ, जाति प्रथा की प्रॉब्लम दलितों पिछड़ प्रॉब्लम अपर कास्ट की है, वो उनको हेय समझते हैं, ये समझना चाहिए। ये धार्मिक आधार पर उनके दिमाग में डाल दिया गया कि भाई आप इस जाति में इसलिए पैदा हुए क्योंकि चर्चा बेहद दिलचस्प चल रही है और अच्छी बात है कि बड़ी तथ्यात्मक चर्चा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन शो का समय यहीं पर खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोगों को बीच में रोकना होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।